हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GKYS के। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 13 है। इससे पहले हमने 12 मॉडल सेट देख चुका है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियो के आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस भी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों इन वीडियो में हम लोग GK GS और हिंदी के टोटल 75 प्रश्नों को देखते हैं, जो कि हमारा CSBC के पैटर्न पे आधारित हैं। और दोस्तों इस टेस्ट को इस प्रकार लगाइएगा जैसे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। और चूंकि आप जानते हैं कि बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में क्या है, तो 1/3 नेगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से लगाइएगा। बढ़ते हैं प्रश्नों को सॉल्व करने की तरफ। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा सभी तीनों में। भारत की जो अधिशासी शक्ति है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में संचित है। अगला प्रश्न, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोनों सदनों में से किसी एक सदन के सदस्य। यदि ऐसा ना हो तो प्रधानमंत्री जी को 6 महीने के भीतर किसी भी संसद के सदस्य बनना पड़ेगा। अगला प्रश्न, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में कम से कम 2 बार। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्षों के लिए चुना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि लोकसभा उत्तर प्रदेश के पास लोकसभा कितने सीटें हैं, तो 80 सीटें हैं। अगला प्रश्न, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था, इंडियन डेवलपमेंट फोरम जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा भारत सहायता क्लब के नाम से, भारत सहायता क्लब के नाम से, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का कब राष्ट्रीयकरण हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1969 को। कब? 16 अक्टूबर 1969 को। अगले प्रश्न को देखते हैं, सुवर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। सुवर्ण अंकुश कानून किन्होंने दिया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को। प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब अस्तित्व में आया? तो 1945 में। इससे पहले यह क्या था? तो नाटो था। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? सही उत्तर हो जाएगा चीन में। अगले प्रश्न को देखते हैं, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान में। अगला प्रश्न है हमारा, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंड लॉक्ड कौन सा राज्य है? सही उत्तर हो जाएगा बिहार जो है वो पूरी तरह से लैंड लॉक राज्य है। किस राज्य के साथ झारखंड की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है? सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल झारखंड के दामोदर घाटी परियोजना में हिस्सेदार है, साझेदारी कर रखा है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा बिहार। बिहार जो है वो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हाजीपुर का कितना है 844102। हाजीपुर हमारा बिहार राज्य में है, बिहार के वैशाली में। अगला प्रश्न, भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है। सही उत्तर हो जाएगा नारकोंडम एवं बैरन। नारकोंडम में हमारा सुषुप्त है और बैरन में सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न, किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य ग्रीनविच माध्य समय से कितना गुणक के अंतर में रहता है? सही उत्तर हो जाएगा 4 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री के अंतर पे हमारा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? किस राज्य में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आगे है, भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भाग में नहीं बांटती है, वह कौन है? वो है हमारा गुजरात। गुजरात को
कर्क रेखा दो भागों में नहीं बांटती है। अगला प्रश्न, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है। न्यूनतम दूरी कब रहती है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी 3 जनवरी को। और न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब रहती है? अधिकतम दूरी कब रहती है? अपने ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारा 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 दिसंबर को या 22 सितंबर को। सही उत्तर हो जाएगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। लेकिन बात कर ले हुएन की, तो हुएन आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगला प्रश्न, अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रण करती है। सही उत्तर हो जाएगा जातक। जातक के कथाओं को चित्रण करती है। सॉरी, विहार शब्द का अर्थ है, यह बिहार नहीं विहार है। क्या हो जाएगा? पर्यटन। पर्यटन स्थलों को बिहार कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सही उत्तर हो जाएगा पशुपतिनाथ की। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपतिनाथ की, जो कि अभी के भगवान शिव के समक्ष थे। और जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी। सही उत्तर हो जाएगा राजगिरी या गिरिब्रज। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गिरिब्रज। भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में लाए गए? सही उत्तर हो जाएगा बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश। भारत में प्रथम सिक्के का चलन बिहार व उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न है, हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। हर्ष यानी हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। सही उत्तर हो जाएगा थानेश्वर से कन्नौज। थानेश्वर से कन्नौज। अगला प्रश्न, किस वर्ष को भारत में सर्वाधिक सुधार की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सन 1991 को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकट स्थित है? कहाँ पे? 8 डिग्री अक्षांश के निकट स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो भारतीय प्रायद्वीप का वह भाग है जो 8 डिग्री अक्षांश के निकट स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जी का क्वेश्चन खत्म होता है। बढ़ते हैं अब जीएस की तरफ। जीएस का पहला प्रश्न हमें हमारा, इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? कृत्रिम यानी मानव निर्मित। सही उत्तर हो जाएगा नायलॉन। नायलॉन जो है वो मानव निर्मित रेशा है। बाकी शेष जो है हमारा प्राकृतिक रेशा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? तो न्यूनतम अभिक्रियाशील कौन है? तो कॉपर जो है वो इन चारों में से न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व है। अगला, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा डीडीटी। डीडीटी जो है हमारा वो उर्वरक नहीं है बल्कि क्या है? तो कीटनाशक पदार्थ है, कीटनाशक है, कीटनाशक दवा है। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पाट। पाट हम पटसन को बोलते हैं। पटसन क्या है? तो अनाज वाला पौधा नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? यानी ऐसा शरीर जो प्रकाश प्रवाह नहीं करती है। सही उत्तर हो जाएगा ग्रह। ग्रह जो है वो ग्रह में अपनी प्रकाश नहीं होती है बल्कि वह दूसरों से प्रकाश लेकर के लेते हैं। इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? संक्रामक यानी फैलने वाला। सही उत्तर हो जाएगा कैंसर। कैंसर संक्रामक रोग नहीं है। और कैंसर का इलाज किससे किया जाता है? तो कीमियोथेरेपी से किया जाता है। ध्यान रखेंगे इन प्रश्नों को। अगला है, इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? सही उत्तर हो जाएगा हमारा अमोनिया। अमोनिया जो है वो एक अकार्बनिक यौगिक है, क्योंकि अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3, जिसमें हमारा कार्बन नहीं है। अगला प्रश्न, इनमें कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? इनमें कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दूध से आइसक्रीम बनना। दूध से आइसक्रीम बनना एक भौतिक परिवर्तन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? सही उत्तर हो जाएगा SiO2। SiO2। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि बहुत फास्ट चला जा रहा है, लेकिन नहीं दोस्तों, 75 प्रश्नों को सॉल्व करवाना है और ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाने पे बच्चे लोग देख नहीं पाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सॉरी, बच्चा नहीं, दोस्त कह पाएंगे, दोस्त लोग नहीं देख पाते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा,
न्यूमेरिकल है यह हमारा। एक रेडियोधर्मी तत्व अर्ध आयु 6 महीना है। मूल सांद्रता का 1/16वां भाग हिस्सा होने में समय लगेगा। तो इसको बनाइएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/16वां भाग आ जाता है, 1/16वां भाग। तो 1/16वां हमारा अर्ध आयु यानी कि 1/2 होता है। तो 16 हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/2 के पावर 4 हो जाएगा। 2 के पावर 4 कितना होता है, 16। यानी कि हमारा कितना है, 4 बार में यह हो रहा है। कितने बार में इतना हिस्सा आएगा, तो 4 बार में हमारा 1/16वां हिस्सा आएगा। तो 4 बार यानी कि 6 चौक हमारा हो जाएगा 24। और ये हमारा 6 माही है, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 12, 6 है तो 12 में से ना, तो 12 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, यानी कि टोटल 2 वर्षों में 1/16वां भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर है वे हैं। सही उत्तर हो जाएगा विषाणु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विषाणु जो कि सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पे हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो हमारे आँख का भाग है, ना कि पाचन तंत्र का। अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व है। सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो अस्थि का मुख्य खनिज तत्व है। अगला प्रश्न, आकाश के नीले रंग का कारण है प्रकाश का क्या। सही उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन कोलाइडी नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्लोरोफिल। कोई कोलाइडी नहीं है, बल्कि यह हमारे हरे पेड़ पौधों के पत्ती में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या में 1 की बढ़त हो जाती है। 1 की बढ़त हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा बीटा कण। बीटा कण के उत्सर्जन से किसी भी तत्व के परमाणु संख्या में 1 की बढ़त हो जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम वर्षण के कारण होता है। सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। टेलीविजन पे जो हम कोई भी पिक्चर देखते हैं वो किसके कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन के बम वर्षण के कारण। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा है। आकाश गंगा है। सही उत्तर हो जाएगा, तो आकाश गंगा को गैलेक्सी कहा जाता है। दोस्तों आगे हम लोग 20 हिंदी के प्रश्नों को भी सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य की विकिरण कौन है। सही उत्तर हो जाएगा माइक्रो तरंगे। माइक्रो तरंगे जो है वो सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य की विकिरण है। माइक्रो तरंगे की जो वेव लेंथ होती है यानी कि तरंगदैर्घ्य होती है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 1 किलोमीटर के बीच होती है। 1 किलोमीटर के बीच होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा नेक्स्ट, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन है। सही तो हो जाएगा हमारा बंदर। बंदर के निकटतम हम हैं मनुष्य प्राणी। अगर आपने अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि है। सही तो हो जाएगा शक्ति। शक्ति हमारा एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न, किस रंग की सतह ताप विकिरण का सर्वोत्तम विकिरक है। यानी ऐसा रंग जो कि प्रकाश को अवशोषित करता है। सही तो हो जाएगा हमारा काला रंग जो है प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। पानी का घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है। सही उत्तर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम कहाँ पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। अगला बात कर लेते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कौन हो जाएगा, कॉपर। कॉपर जो है वो इन सभी में से अच्छा चालक है। वरना सबसे अच्छा चालक कौन हो जाएगा हमारा, चांदी हो जाएगा। चांदी, ये जी हमारा चांदी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा साइंस का प्रश्न खत्म होता है। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करने की तरफ। और हम जानते हैं कि हिंदी के प्रश्नों में हमारा 5 नंबर गद्यांश से पूछे जाने वाला है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 चौके 20 यानी 20 नंबर आपको मिल जाएगा। बस आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और गद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। तो बढ़ते हैं अपने गद्यांश के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न बोलता है हमारा, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न इजी होते हैं लेकिन आप हड़बड़ी में मत बनाइएगा। अगला है, चेचक तथा पोलियो जैसे रोग की रोकथाम किसकी खोज के कारण संभव नहीं हो सकी। आगे कह रहा है हमारा, यह अवतरण कैसा है। आगे, कुछ संक्रामक रोग उन्हें खत्म कर देने के हमारे प्रयासों के खिलाफ कैसे लड़ते हैं। आगे कह रहा है, प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। शीर्षक क्या होता है हमारा, तो किसी भी कहानी का, किसी भी गद्यांश का मूल केंद्र जो होता है वो शीर्षक होता है। तो अब बढ़ते हैं हम अपने गद्यांश की तरफ। गद्यांश से हमारा, हम सभी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में हुए कतिपय उल्लेखनीय खोजों से परिचित हैं। मिसाल के तौर पर हम वैक्सीन की खोज के बारे में जानते हैं, चेचक, पोलियो जैसे रोगों की रोकथाम को समझ सकते हैं। हम अनेक साधारण एंटीबायोटिक्स के बारे में भी जानते हैं। यह जानकारी कि हम उपदंश रोग पर पेनिसिलिन और तपेदिक पर आइसोनाइज्ड से काबू पा सकते हैं। कुछ हद तक आश्वासनदायक है। आश्वासन यानी हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, यह निश्चित नहीं है। आगे, हम इस विश्वास के आधार पर निश्चय ही अपने आप को झूठी तसल्ली दे सकते हैं क्योंकि संक्रामक रोग से अब कोई खतरा नहीं रही। लेकिन यह सत्य नहीं है और समाचार पत्रों तथा मेडिकल जर्नलों में हाल में छपे समाचार हमें संक्रामक रोग के विभिन्न तथा कभी कभी नए खतरों की याद दिलाते हैं। ऐसे समाचारों में अपेक्षाकृत अधिक यथार्थवादी दृष्टिकोण का स्वीकार किया गया है। आगे कहा जा रहा है, इस दृष्टिकोण का निहितार्थ, अगर दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस हम जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से सुनेगा। इस दृष्टिकोण का निहितार्थ यह है कि संक्रामक रोग बने रहेंगे और यह उनके अंदर कुछ ऐसी क्षमता है कि वे उन्हें खत्म कर देने की हमारी कोशिशों के अतिरिक्त लड़ सकते हैं। कतिपय मानव व्याधियों जैसे सुजाक रोग में ऐसे तत्वगुण विकसित हो गए हैं जिन पर कतिपय एंटीबायोटिक्स का कोई असर नहीं होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्नों को ध्यान से सॉल्व करेंगे क्योंकि 1/3 नेगेटिव है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में खोजों के द्वारा अब तक क्या संभव नहीं हो पाया है। तो ये आपके ऑप्शन है, सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा संक्रामक रोगों का उन्मूलन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, चेचक तथा पोलियो जैसे रोगों की रोकथाम किसकी खोज के कारण संभव नहीं हो सकी है। सही उत्तर हो जाएगा वैक्सीन की खोज होने के बाद भी इन पे रोकथाम संभव नहीं हो पा रहा है अभी। आगे कहा जा रहा है, यह अवतरण कैसा है। सही उत्तर हो जाएगा सूचना देने वाला। यह अवतरण कैसा है यानी कि हमें यह जो गद्यांश बताया गया यह कैसा है, तो यह हमें सूचना देता है, इन्फॉर्मेटिव है। आगे प्रश्न है हमारा, कुछ संक्रामक रोग उन्हें खत्म कर देने के हमारे प्रयासों के खिलाफ लड़ सकते हैं, कैसे। सही उत्तर हो जाएगा वैक्सीन को प्रभावहीन बनाने की शक्ति ऑटोमेटिक वो लोग विकसित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वैक्सीन को प्रभावहीन बनाने की शक्ति विकसित करके। अगला प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। तो शीर्षक क्या होता है हमारा, मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र क्या था हमारा, चिकित्सा विज्ञान। तो सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र। आगे देखते हैं, यह हमारा व्याकरण का प्रश्न है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द यानी वर्तनी में कुछ ऑप्शन में गलत होता है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा व्यवस्थित जो है वो हमारा सही वर्तनी में लिखा गया है। आगे हमारा, गीत गोविंद के रचयिता कौन है। बुक भी आपको 2 से 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस किताब के लेखक कौन है, तो इन सभी टॉपिक्स को भी क्लियर कर लेंगे। और अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन है। सही उत्तर हो जाएगा जयदेव। अगला प्रश्न है हमारा, तमस एक उपन्यास है, तो तमस उपन्यास के लेखक कौन है। सही उत्तर हो जाएगा भीष्म सहनी के द्वारा तमस उपन्यास को लिखा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द यानी वर्तनी में सही। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा अनुगृहित। दिख नहीं रहा, हम लिख दे रहे हैं अनुगृहित, यह ग में री है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुली
कुली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा मुल्क राज आनंद। कुली उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? तो मुल्क राज आनंद। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अत्याचार। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद से भी हमारा 2 से 3 प्रश्न आ ही जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इन सब पे। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या है? सही उत्तर है हमारा अति धन आचार। अति धन आचार। और संधि विच्छेद के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर हम सिर्फ संधि को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा संधि और संधि विच्छेद दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा जगन्नाथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा जगत धननाथ। जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ। अगला प्रश्न अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा आचार्य तुलसी। अग्नि परीक्षा पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? आचार्य तुलसी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? सफल का विलोम नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा उत्तीर्ण, क्योंकि उत्तीर्ण क्या है हमारा सफल का समानार्थी शब्द यानी उसी का दूसरा मतलब है। अगला प्रश्न प्रवाह के संपादक का नाम क्या है? प्रवाह हमारा एक समाचार पत्र था, तो उसके संपादक का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र प्रवाह के संपादक हैं। आगे है हमारा मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक काल के। मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरल का विलोम नहीं है? सरल का विलोम नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा सुलभ, क्योंकि सुलभ जो है वो सरल का समानार्थी शब्द है, उसी का शब्द है। आगे कहा जा रहा है स धन व धन अ धन त धन अ धन न धन त धन र धन अ धन य धन अ के मेल से बनने वाला शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रत्य। स्वतंत्र क्या हो जाएगा? स्वतंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं जिसकी माप तौल न हो सके उसे क्या कहेंगे? सही उत्तर हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय संख्या का हम लोग माप तौल नहीं कर सकते हैं। अपरिमेय का संख्या क्या होता है हमारा? जैसे 3 4 आ गया और 0.1 2 3 4 5 ऐसे करते जा रहा है, हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अगला प्रश्न है रामकृष्ण कौन सा समास है? रामकृष्ण कौन सा समास है? तो सही उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। रामकृष्ण द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास होता क्या है? तो वैसे समास जिसमें पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता हो तथा दो शब्दों के बीच हलंत आए, दो शब्दों के बीच हलंत नहीं डैश आए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्वंद्व समास कहते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमारे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।